जनता की आवाज़ के दूसरे भाग में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका साथी शेख इमरोज़, और आप देख रहे हैं आपका अपना और बीड़ का लोकप्रिय हिंदी न्यूज़ चैनल बीड़ न्यूज़ आप तक। आज हमारे कार्यक्रम के जो मेहमान खुसूसी हैं वो आम आदमी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष अशोक एड़े साहब हैं। आज हम उनके साथ कुछ मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हिंद। सबसे तो पहले आपने हमें इनवाइट किया, आपने बुलाया आप तक का चैनल ने, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारा पहला सवाल ये है कि अभी लोकसभा गुजरी, उसके अंदर में महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, किसी ने भी जो है तो एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। क्या है, क्या क्यों नहीं दिया होगा उम्मीदवार? देखो, हम थे इंडिया आघाड़ी के साथ, जो नेशनल लेवल पे जो आघाड़ी बनी थी, उस आघाड़ी के साथ आम आदमी पार्टी थी। ये दोनों गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहे थे, मगर हम आम आदमी पार्टी इंडिया के लेवल में इंडिया गठबंधन के साथ, इंडिया आघाड़ी के साथ थी। रहा मसला मुस्लिम कैंडिडेट्स ना देने का, देखिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर सभी धर्म को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, मगर यहाँ जो पक्ष इलेक्शन लड़ रहे हैं उन की बात ऐसी है कि वो उनका पॉलिसी क्या करना है वो उनकी तरफ से करेंगे, मगर उनके पॉलिसी के बारे में हम तो नहीं बतला सकते। मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि जिस तरह मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम समाज है, इसके अंदर एजुकेशन की बहुत कमी है और ये लोग बड़े दयालु भी हैं और इनके साथ में ये लोग भावुक हैं और एजुकेशन की कमी की वजह से धार्मिक भी ज़्यादा है। और ये गरीब होने के वजह से, देखो पॉलिटिक्स में कोई भी जाना होगा तो अपना बाल बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है, घर कैसे चलेगा इसके बारे में सोचना पड़ता है। और जो भी आजकल की जो पॉलिटिक्स है वो देखने का नज़रिया उन नेताओं का अलग हुआ कि मुझे क्या मिल रहा है, इसलिए वो पॉलिटिक्स में आता है। मगर जो भी मुस्लिम नेता लीडर्स इस पॉलिटिक्स में आए वो किसी के ना किसी के बंधे हुए हैं, किसी ना किसी के घर के सामने खड़े हैं, क्योंकि उनका भी एक मजबूरी है। एक तो उनकी जो हालात है, आर्थिक हालात है, घर के हालात है, वो ठीक नहीं है और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है एजुकेशन की कमी होना। और एजुकेशन की कमी है तो इनको देशभक्ति क्या होता है, काम क्या होता है, काम किस तरह, देखो अभी साधारण सा मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी काम करता है तो उसको अगर आपके समाज में मिस्त्री जो कारागर से है उसके काम करने वाले लोग हैं, उनको ऐसे जाके देखो, जाने के बाद अगर लीडर कोई जाता है तो वो कुछ नहीं बोलते, खाली देखते रहते हैं। जाने के बाद फिर बाजू में बोलेंगे छोड़ो क्या सही है, इनका कुछ नहीं है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको एजुकेशन की कमी है, क्योंकि उनका दिहाड़ी ठहराने का काम भी, एक अच्छा आदमी अगर उस लीडरशिप में जाएगा, उनका प्रॉब्लम लेकर उस लीडरशिप में जाएगा तो उनका दिहाड़ी भी अच्छी तरह मिलने का जो नियोजन है वो जो पढ़ा लिखा आदमी है वो उस नियोजन को करने के बारे में सोचेगा। मगर एजुकेशन की कमी की वजह से वो सब मसला है और जिस दिन एजुकेशन डेवलप होगा उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मुस्लिम ही नहीं, धर्म के नहीं, जैसी जिसकी काबिलियत है वैसा वो अपना अपना दम दिखा देंगे। और जैसा कि दूसरा सवाल ये है कि विधान परिषद के अंदर में भी कोई मुस्लिम उम्मीदवार देखने को नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा ये होता है कि मुसलमानों की तो वोट चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से बार बार इस मुद्दे को और इस सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा जो तो हम पेश कर रहे हैं कि मुसलमानों के वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों का नेतृत्व नहीं चाहिए। तो इनको एलर्जी है क्या? एक सवाल ये खड़े होता। तो अब आने वाली विधानसभा, जैसा कि अगले महीने में विधानसभा चुनाव लगने के चांसेस है, तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र के 288 सीटों में से कितने % जो है तो मुस्लिम उम्मीदवार रहेंगे बोल के? नहीं, देखो अभी मैं दूसरे पक्षों के बारे में तो नहीं बतला सकता, मगर मेरे आम आदमी पार्टी के बारे में देखो, हम 2019 में लड़े थे, हम 26 सीट लड़े थे 2019 में। 26 में से तकरीबन हमने 4 सीट मुस्लिम के थे। बुमरा में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा था, बुमरा में 35,000 वोट लिए थे हमने जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ, वो हमारे जो बुमरा के हैं मुंबई के। और अगर जो भी इच्छुक है
आम आदमी पार्टी के अंदर अभी हमारे रत्नागिरी में डॉक्टर रियाज पठान है, वो वहाँ की अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास अभी भी जो रेस में है काफ़ी उम्मीदवार, हमने बोला पहले ही बोला कि हम जाति धर्म का राजनीति नहीं करते, जिसके पास जितनी काबिलियत है हम उसको देने का कोशिश करेंगे। मगर महाराष्ट्र में जिस तरह अभी राजकारण है उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वो उनकी पॉलिसी है। वो हो सकता है उनकी घटिया पॉलिसी हो या उनकी कोई और सोच हो, उसके बारे में बोलकर मैं अपना समय बिताना व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। मुझे क्या करना है मैं उसके बारे में ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी से आपको उम्मीदवारी भी जाहिर हो चुकी है बीड़ से, तो जैसा कि अब आप उम्मीदवार है और लड़ने वाले इलेक्शन, तो आपके सामने जो अहम मुद्दा होगा, तो आपके आम आदमी पार्टी से अहम मुद्दे क्या होंगे चुनाव लड़ने के? देखिए, अभी हम महाराष्ट्र के अंदर पिछले दफ़ा भी लड़े, मगर जितना प्रदर्शन होना नहीं हुआ। हो सकता है लोगों तक हमारी आवाज़ ना पहुंची हो, हम भी कम पड़े हो, गिरे हो। मसलों की इस महाराष्ट्र के अंदर कोई कमी नहीं है। देखो, हम एक तरफ बोलते हैं ये महाराष्ट्र बाबा साहब का है, महात्मा गांधी जी का है, महात्मा फुले जी का है, मगर जो बाबा साहब जी ने कहा था कि इस क्या बोलते हैं उसको, जो शिकेल वो जो पढ़ाई लिखा करेगा, मतलब वो मराठी में एक कहावत है, ये शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, जो पील तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। उसी कहावत की तरह इस महाराष्ट्र के अंदर ऐसी एक नई तरह की पेशवाई चल रही है। उस पेशवाई के ऊपर रोक लगाने का काम हम आम आदमी पार्टी करना चाहते हैं। वो पेशवाई ऐसी है, जिसके पास पैसा है वही उसी के बच्चे पढ़ेंगे। सरकारी स्कूलें बंद की जा रही है, प्राइवेट स्कूलों का भड़ीमार चल रहा है, फीस इतनी बढ़ाई जा रही है कि वो आम जो नागरिक है, आम जो मजदूर है, आम जो जनता है, वो उसका बोझ नहीं उठा सकती। इसलिए हम जिस तरह दिल्ली के अंदर माननीय अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है, मनीष सिसोदिया जी है, इन्होंने जिस तरह दिल्ली के अंदर स्कूलों का डेवलपमेंट किया, सरकारी स्कूलों को आला दर्जे का स्कूल बनाने का काम किया, उसी तरह उसी तर्ज पर महाराष्ट्र के अंदर हम स्कूलों का स्तर उठाना चाहते हैं। आम से आम बच्चे आदमी का बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़ाई करे और वो खुद का पैरों पर खड़ा रहे। दूसरी बात है, महाराष्ट्र ये किसानों का राज्य है, यहाँ पर खेतीबाड़ी का राज्य है, किसानों की बात है। यहाँ पर किसानों का देखो, आज महाराष्ट्र के अंदर की जो फसलें हैं, 10 साल पुराने जो रेट थे फसल के वो आज भी है, मगर खाद, बीज, दवाइयाँ, इसके जो रेट है 3 गुना 4 गुना बढ़े हुए हैं। इनके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए? जैसे कि दिल्ली के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो, हम कोशिश कर रहे हैं किसान का जो स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश लागू हुई थी, उस सिफारिशी के बारे में आम आदमी पार्टी काम करती है, और वो लागू कैसे होगा इसके लिए बारे में हम किसानों के साथ चर्चा भी करते हैं, और उसके ऊपर काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वचनबद्ध रहेगी आम आदमी पार्टी। अच्छा, आप चलते हैं अपने शहर के कुछ ख़ास मुद्दों की तरफ। अगर जैसा हम बीड़ शहर का अगर दौरा करें, पानी करें, तो ठीक से रास्ते नहीं हैं, सारे रास्तों में गड्ढे हैं। अगर बारिश होती है तो बारिश से जो है तो रास्तों के अंदर में इतना पानी जमा हुआ होता है कि आम लोगों का, पैदल चलने वाले लोगों का, बड़े बुज़ुर्ग हो, महिला हो, स्कूल को जाने आने वाले जो बच्चे हो, उनका चलना दुश्वार हो जाता है। तो रास्ते ठीक नहीं हैं, और कचरों के जो ढेर है, हर जगह पर आपको जो तो कचरों के ढेर देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े अगर नेता भी होंगे तो उनके आसपास के अगर मोहल्ले का अगर हम सर्वे करें तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ पर भी जो तो कचरों का ढेर देखने को मिलेगा। नालियों का पानी तो बाज़ लोगों के घरों में घुस रहा। तो ये आपके नज़र में आप इसको कैसा देखते हैं? इसको जिम्मेदार कौन है या इसके लिए क्या किया जा सकता? देखो, आम आदमी पार्टी की पहचान ही शहरों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी स्टार्टिंग हुई शहरों से, अंदर से। शहरों के मसले हम पिछले 2 साल से देखा होगा आपने। 2 साल से हम गली में, मोहल्ले में, चौराहे में, हर जगह जाके खड़ा हुए। इस शहर के अंदर आप माने या ना माने, कोई हमें श्रेय के हम लेते नहीं हैं, श्रेय दे या ना दे। हमने जिस गली में, जिस मोहल्ले में जाके जब तक 2 साल तक तकरीबन कंटिन्यू डेली का हमने इस शहर के अंदर लाइव चलाया था कि बीड़ शहर की हालत क्या है। बीड़ शहर का हर रास्ता इन्होंने
जिस घरानेशाही ने जो 35 साल तक इस भीड़ के ऊपर राज किया है, इस हालात के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं। और इस जिम्मेदारी के लिए अभी 2016 में, 2013 में, 2014 में जिन रस्तों का बजट उठाया गया था, वो रास्ते अभी बीच में 21, 22, 23, 24 में बने हैं। तो इसके लिए पैसे उठाकर अगर रास्ते नहीं बनाए गए और इन्होंने जानबूझकर वो रास्तों को रखा गया। अभी देखो हम जिस जगह खड़े हैं, इस जगह खड़े हैं, अभी राजीव गांधी चौक से यहाँ तक रोड बनी है, इधर से आदित्य कॉलेज से यहाँ तक रोड बनी है। तो फिर यहाँ पर इस 50 मीटर का जो रास्ता है रखने का क्या रीज़न हो सकता है? यही माहौल बीड़ शहर के अंदर हर रोड पर था, जहाँ पे 500 मीटर 900 मीटर बनाया जाता था, 50 मीटर 100 मीटर छोड़ा जाता था, जानबूझकर छोड़ा जाता था। और यहाँ पर झगड़ा लगाने का काम कुछ लोगों ने करते थे कि इधर ने बोला उसने रोका है, उसने बोलना उसने रोका किसी ने नहीं होता। वो लोगों ने झगड़ा लगाने का काम किया। जब आम आदमी पार्टी के ध्यान में आया तो बारसी नाका होगा, तेलगांव नाका होगा, ये तो आपका नालवंडी नाका होगा। 9 दिन तक हमने उपोषण करे, आंदोलन करे और इन रास्तों को हमने दुरुस्त करने का काम इनको नगर पालिका को मजबूर किया। ये रखने का रीज़न एक ही है साहब, आप अगर ये रात में, ये इलेक्शन के दौरान रातों रात रास्ते बनते हैं। और क्यों बनते हैं? अगर इसको 1 किलोमीटर बनाना होगा तो आचार संहिता के अंदर बना नहीं पाएंगे। ये जानबूझकर इतना शॉर्ट रखा जाता है ताकि आप वो आएंगे जो यहाँ पर सालों से सत्ता भोग रहे, वो चाचा हो, भतीजा हो, माँ हो, पिता हो, जो भी है, वो सालों से जो पद है, आप जब आएंगे तो आप बोलेंगे, वो पूछेंगे आपको कि आपको क्या तकलीफ़ है। आप बोलेंगे देखो हमारे सामने गड्ढा है, और वो रात में आचार संहिता में उसका काम कर देंगे और सुबह आके बोलेंगे बोर्ड डालो, हमने आपका रास्ता बनाया। मगर इसका बजट 2 साल पहले उठाया, 4 साल पहले उठाया, तब से पैसे खाए इन्होंने। ये पैसे हमारे पैसे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य के पैसे। अगर ये रास्ता ठीक होता तो हम उनको अगला क्वेश्चन पूछते, भाई मेरे बच्चों को स्कूल नहीं है, मुझे एक अच्छा अस्पताल नहीं है। ये क्वेश्चन ना करे, ये उनको सवाल ना पूछे। इसलिए हमारे घरों के सामने जानबूझकर ये गड्ढे रखे जाते हैं, नालियाँ रखी जाती है, बल्ब निकाले जाते हैं और इलेक्शन टाइम पे 100 रुपए के बल्ब लगा के हमें गुमराह किया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है। इसलिए इसका कारणीभूत है यहाँ के जो सत्ताधारी है, सालों से चला रहे, इनको अभी काम करवाने का नहीं वक्त आया, इनको सत्ता से हटाने का। इन्होंने बहुत काम किया, इनको पूछो करो मत, काम करो मत बोलना भी, ये थक गए काम कर करके। इनको बदली करने का, इनको रेस्ट देने का टाइम आया। अभी ये रेस्ट देगी जनता, यकीनन हमें यकीन है आने वाले वक्त में उनको रिटायर करने के सिवा नहीं छोड़ेगी। अच्छा, जैसा कि आप भी उम्मीदवार हैं, अगर आप आमदार बनते हैं तो विकास को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, रोज़गार को लेकर के, महिला के ऊपर में बढ़ते अत्याचार को लेकर के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, सवाल है, प्रश्न है जनता की भी, तो आप उसको कैसा हल करेंगे? उसकी आपकी प्लानिंग क्या होंगी आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखो, महाराष्ट्र के अंदर मुद्दों की कमी नहीं है, लड़ने की कमी नहीं है, मगर जो सरकारें यहाँ चुनकर आती है उनके नीयत की कमी है। इनके अंदर नीयत नहीं है। अगर हम ठीक ठाक हो तो वो सत्ता किस पे चलाएंगे? देखो, जो बड़े बड़े जो सत्ता जो हुकुमशाह गए, उनको पता है पढ़े लिखे लोगों पर शासन नहीं कर सकते, पढ़े लिखे लोगों पर सत्ता नहीं कर सकते। इसलिए इनको अनपढ़ रखो, इनको इनके मसलों में गुता के रखो। ये इनकी जो स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर हम काम करने की कोशिश करेंगे। देखो, आम आदमी पार्टी जिस तरह लड़ रही है, आप यकीनन करेंगे कि आप चुन के भी आए तो सत्ता तो आपकी नहीं बनेगी। मगर हम देखो, एक आपको कहावत देते हैं कि बहुत बड़ा दूध रखा होता है, कि दूध के अंदर एक नमक का ढेला भी पड़ जाए ना, तो उस दूध को फाड़ने का काम वो नमक का ढेला करता है। इस संसद के अंदर, इस विधानसभा के अंदर जो भी जनता के विरोध में कानून बनेगा,
जो भी जनता के विरोध में नियम बनेगा, जो जनता के खिलाफ, किसानों के खिलाफ बनेगा, उसको इस देश के मालिक के, राज्य के मालिक के पास लाने का काम आम आदमी पार्टी अशोक लेडे करेगा। ये आपको मैं वचन देता हूँ। आने के बाद मैं इस शहर के अंदर जो नागरिकों का है उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा, और जो उनका बनता है, किसी को भीख ला के नहीं दूंगा, उसका हक देने का काम करूंगा। उसका हक मिलना चाहिए उसको। आजकल क्या चल रहा है, मैं लेके आता हूँ, इतना साल तक शासन किया, अब उनका क्या चल रहा है, वो कौन सा क्या किसी का पैठनी साड़ी, किसी का कोई बोले होम मिनिस्टर। अरे तुमको इसीलिए सत्ता नहीं दिया था भाई, तुम आपने जो काम किए थे वो गिनाओ और लोगों को बोलो। पैठनी पे बांटने से, या कोई होम मिनिस्ट्री करने से, या कोई महिलाओं को बरगा लाने से तुम सत्ता में नहीं आओगे। तुमने जो काम किए थे उसको गिनाओ और फिर सत्ता में आओ तो माने हम आपको। अभी आप लोगों को बरगा लेने का काम कर रहे हैं। जो अब तक हमारे बच्चों का हक छीना है, हमारे बच्चों के जो भविष्य छीना है, उसको पैसे की उधम पट्टी कर रहे हैं। और अभी देखो इस सिलेंडर का भाव क्या हुआ है। अभी स्टैम्प पेपर आज का हमने आंदोलन किया, आज ही किया आंदोलन। जो 100 रुपया 200 रुपया का जो स्टैंप लगता था, आज 500 रुपया वहाँ पर स्टैम्प खरीदो बोल रहे हैं। और उस स्टैम्प को वो तलाटी के पास जाते हैं या ग्राम सेवक के पास जाते हैं तो उसको 1000 2,000 रुपया खाली चढ़ाने के लिए मांग रहा है। ये भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। आम आदमी की जो घटिया निर्णय हो रहे हैं, आज संसद के अंदर 500 रुपये का जो निर्णय हुआ है, इसके ऊपर किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। मगर ऐसे जो निर्णय होंगे इसके ऊपर आम आदमी पार्टी जरूर आवाज़ उठाएगी। तो जैसा भी आप चुनाव में खड़े रहेंगे तो आपको सबसे बड़ा आह्वान किसका होगा, किस नेता का होगा या किस पार्टी से होगा आह्वान आपका? आपकी लड़त किससे होगी सीधे सीधे? हमें कोई हार नहीं है। देखो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, खोने वाले के लिए डर रहे हैं। हम जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है, और जनता जो निर्णय देगी वो हमारे साथ होगी। हम किसी से डरते नहीं। हमारे लिए हमारा मालिक जनता है, और जो जनता दे निर्णय करेगी, हमारे सामने कोई नहीं है, सब फीके हैं। हमारे सामने जनता हमारी सबसे बड़ी है, इससे बड़ा कोई नहीं हमारे लिए। तो अब अच्छा, एक सवाल ये भी था कि जैसे कि मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक जो समाज है, इसके लिए बहुत सारी स्कीमें आती है, योजना आती है, लेकिन असल में उन तक वो पहुँचते नहीं है। तो इसको आप जो है तो आम जनता तक और अल्पसंख्यक समाज तक इसको आप कैसे पहुँचाएंगे? देखो अभी जो जिस तरह योजनाएं निकल रही हैं, अल्पसंख्यक ही नहीं है, इस देश का, इस महाराष्ट्र का हर एक नागरिक को उल्लू बनाया जा रहा है। अभी इस 8 दिन के अंदर जिसने 2.5 साल 3 साल 5 साल सरकार चलाई, आज इस 1-2 दिन के अंदर 200 300 निर्णय बनाए जा रहे हैं, इसके स्कीमें निकाली जा रही हैं। इनकी नीयत साफ नहीं है साहब। इनको खाली पिक्चर चलाने हैं लोगों के अंदर। हमने ये महिलाओं के लिए किया, ये बच्चों के लिए किया, ये बुजुर्गों के लिए किया, ये किसी को कुछ देना नहीं है। इन्होंने किसी को कुछ देना नहीं है। अभी आपने जिस तरह जो स्कीम ला रहे, कोई बुजुर्ग के ला रहे, कोई अल्पसंख्यकों के ला रहे, कोई सुतार संगठन के ला रहे, कोई धनगर योजना के ला रहे, इनके इतना स्कीम ला रहे कि इनको नाम देने के लिए, उस स्कीम को नाम देने के लिए इन्होंने कंपटीशन रखा साहब कि आप बताओ किसी के पास कुछ याद आता है कि हम उसका भी नाम निकालेंगे और उसका पॉलिसी बना देंगे। क्योंकि इन्होंने देना तो कुछ नहीं है। 2 महीने बाद इलेक्शन आने, और इलेक्शन को इनका टांगा पलटी होना है, तो देना है नहीं है। इसलिए इन्होंने साले अभी जो हम करेंगे, हम उसकी पूरी जवाबदारी लेंगे कि हर आदमी का उसका हक मिलना चाहिए, हर आदमी तक पहुंचना चाहिए। हमने दिल्ली में किया, राशन आपको यहाँ लाइन लगानी पड़ती है, राशन के लिए महीने के लिए मिलता नहीं है, हम घर पहुँचाने का काम किया। लाइसेंस आपको यहाँ RTO के पास जाना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, हम वहाँ पर आपके घर में लाइसेंस आता है। राशन कार्ड आपके घर में मिलता है, जो भी आपकी जो गैस है आपके घर में मिलता है, जो आपका जो डेवलपमेंट है वो सब पूरा घर के अंदर मिलता है। तो आपको हमारी जो पॉलिसी है हम करेंगे। तो अब एक सवाल ये भी है, ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज को लेकर के, जैसा कि बीड़ विधानसभा के अंदर में मुस्लिम समाज का जो रोल है बहुत अहम रोल अदा है, क्योंकि मुसलमानों के दम पे खासदार बनता और बना भी है इस वक्त का, और मुसलमानों के दम पर ही जो है तो आमदार भी बनता। लेकिन मुसलमानों की इतनी आबादी होने के बावजूद भी उनका एक भी बीड़ ज़िले के अंदर में, मैं एकदम चैलेंज से बोल रहा, बीड़ ज़िले के अंदर में ऐसा एक भी नेता नहीं है कि जो है तो मुसलमानों की लीडरशिप कर सके। तो फिर मुसलमानों की लीडरशिप क्यों नहीं है आपकी नज़र में, आप इसे कैसा देखते हैं? देखिए
मुसलमान की, मैं आम आदमी पार्टी, एक तो आपको पहले ही बोला है कि धर्म की राजनीति नहीं करता। दिल्ली के अंदर 2012-13 में जब पहली बार इलेक्शन हुआ था, दूसरी बार इलेक्शन हुआ था, वहाँ के दिल्ली के इमाम बुखारी साहब जो जामा मस्जिद के, उन्होंने एक बात कही थी कि यहाँ के दिल्ली के मुसलमान आम आदमी पार्टी को वोट दे, झाड़ू को वोट डाले। मुस्लिम समाज, यहाँ के दिल्ली के पूरे मुस्लिम समाज आम आदमी को वोट डाले, ऐसा। मगर उसके आधे घंटे के अंदर हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बात किया था कि आम आदमी पार्टी, आपने हमें बोला वोट देने के लिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। क्या बोले उन्होंने? मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, हमें इंसानियत का वोट चाहिए, हमारे काम का वोट चाहिए, हमें इस जो हम काम करते हैं उसका वोट चाहिए। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम अगर अच्छा काम करते हैं तो आप हमें वोट दो, आप हमें उस लायक समझा, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मगर आप अभी भी बोल रहे कि मुसलमान का नेता नहीं हो, मुसलमान का नेता नहीं हुआ तो क्या हुआ, मुसलमान नहीं हो तो क्या हो, हम काम तो उसका कर सकते हैं, हम उसके लिए हम नेता बनेंगे। क्यों? वही होना कोई ज़रूरी थोड़ी है। हम देश के नागरिक हैं, वो भी देश का नागरिक है, यहाँ के हम मालिक हैं, देश के मालिक है। उसका काम करने का हर राय का तो ये है, करना चाहिए, तो उसका हम करेंगे। मुसलमान का काम क्यों नहीं करेंगे? वो क्या आदमी नहीं है? मैं सेना में 19 साल रहा साहब, वहाँ तो कोई मुस्लिम हिंदू नहीं पड़ा, वहाँ तो कोई हमने कभी जाति भेद नहीं करा। हम सब एक वहाँ बोलते थे, आप महाराष्ट्र का है? बोले हाँ महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र के आते थे, सभी बोलते थे छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज आ गई, उसमें कोई बोलता नहीं था हिंदू है या मुसलमान है। उसी तरह हम इस महाराष्ट्र के अंदर आम आदमी पार्टी काम करेगी, ये आपको वादा करता हूँ। जैसा कि अभी महाराष्ट्र के अगर अभी पिछले कुछ महीनों से मुसलमानों के ऊपर में बढ़ते अत्याचार, जिसमें मॉब लिंचिंग है, मुसलमानों को जो तो टारगेट करके जो है तो उन्हें मारा जा रहा और उनके ऊपर में जो है तो हमले किए जा रहे, तो क्या इसको रोकने के लिए कोई कायदा, स्पेशली कायदा बनाने की ज़रूरत है या नहीं है? तो फिर इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, कुछ चीज़ें ऐसी है जो देश में सरकार जिनकी चल रही है, उनको इतिहास देखोगे तो इन्होंने समाज के अंदर डिवाइडेशन करना है। देखो, किसी के ऊपर बलात्कार होता है तो बलात्कार है तो बलात्कारी को सज़ा होनी चाहिए, मगर उसकी जात है बोल के नहीं होनी चाहिए। किसी का मर्डर हुआ है तो उसका मर्डर हुआ है तो मर्डर की सज़ा होनी चाहिए, उसकी जात है बोल के नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अभी कुछ लोगों ने जानबूझकर उस माहौल को बिगाड़ने का काम शुरू किया है। कुछ हुआ तो उसके पीछे जात लगा देते हैं, और मेरा वो बड़ी दुख की बात होती है कि आप जाति के ऊपर मत जाइए। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, हम एक भारतीय बोल के, हम एक हिंदुस्तानी बोलकर हम इसका काम करने की कोशिश कर रहे हैं, काम करेंगे। अब जाति का मत लीजिए, धर्म का मत लीजिए। किसी के ऊपर भी अन्याय होगा, वो अन्याय के साथ, जिसके ऊपर अन्याय है उसके साथ खड़ा होंगे। वो जात पात नहीं होगी, वो सिर्फ इंसान बोल के हम खड़ा हो जाएंगे। कभी भी बुलाओ, आधे रात को बुलाओ, कभी भी पूछो, इनको पूछो, ये मेरे सादिक भाई है, ये मेरे आजम खान है, इन्होंने रात में कभी भी फ़ोन करने दो, आते हैं कि नहीं, बोलो। ये जात का मत करो। हाँ, जो गलत हुआ है उस जात धर्म मत देखो, किसी के ऊपर हुआ उसके वो सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा कि अभी यूपी का भी अगर कुछ मामला देखें ज़ात का, क्योंकि यहाँ पर सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। या आप पॉलिटिशियन हैं, आप एक राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि भाईचारे की बात होना बहुत ज़रूरी है। हम भी चाहते हैं भाईचारा होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है तो कुछ समाज कंटक जो है तो और कुछ लोग इसको ज़्यादा बढ़ावा दे रहे, हमले बढ़ रहे हैं, घटनाएं हो रही है। यूपी में हुआ, कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने किया तो उनके घरों पे बुलडोज़र चलाए गए। फिर अगर आज मुसलमानों के ऊपर में जुल्म हो रहा, अत्याचार हो रहा, तो उनके घरों पे बुलडोज़र क्यों नहीं चलाए जा रहे? तो कानून तो सबके लिए एक है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, भारत का नागरिक है, सबके लिए कानून एक जैसा है। तो फिर उनके ऊपर में जो है तो बुलडोज़र उनके घरों पे क्यों नहीं चलाए जा रहे? मस्जिद के ऊपर में, कोल्हापुर की मस्जिद के तोड़ी गई, वहाँ अतिक्रमण के नाम पर जो है तो मारहान हो गई, घरों से जो तो बेघर करने का जो तो काम किया वहाँ समाज कंटकों ने, और नबी के शान में गुस्ताखी की गई। ऐसे मामले काफ़ी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे, तो क्या इनके घरों के ऊपर बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए? देखो, बुलडोज़र
बुलडोज़र चलना या नहीं चलना वो तो देखो वो गैर कानूनी है, उसको अदालतों ने भी गैर कानूनी माना है। और उन लोगों का सबक जिन्होंने बुलडोज़र चलाए उनकी कोई वाहवाही नहीं हुई है, उनको जनता ने, वहाँ के जनता ने उनको उसका सबक दिला दिया है। उत्तर प्रदेश के ऊपर जैसे इस लोकसभा के अंदर बहुत हेकड़ी मार रहे थे, उनको वहाँ के लोगों ने, वो कोई सिर्फ एक धर्म की बात नहीं हुई, वो उस हेकड़ी को निकालने का काम वहाँ के लोगों ने किया है और वही हेकड़ी निकालने का काम महाराष्ट्र की जनता भी करेगी, मैं आपको वादा देता हूँ। आप जो भी है, आप बोले छेड़ने का काम किया, मगर कुछ लोगों की राजनीति उस पर टिकी हुई है। जब तक उस राज्य के अंदर दंगल नहीं होती, उस राज्य के अंदर जाति विवाद नहीं होता, जब तक वहाँ पर हालात ख़राब नहीं होते, तब तक वो चुन के आते नहीं हैं। उनकी वो मजबूरी है, इसलिए वो करते हैं। और हम लोगों को अलग अलग करवाना चाहते। इस महाराष्ट्र का काफ़ी प्रयास हुए उस बात के, उसका होगा वो क्या बोलते हैं उसको, कोरेगांव, भीमा कोरेगांव का प्रयास हुआ, अभी मस्जिद का हुआ, अभी बाटी पीछे मुंबई में मस्जिद का हुआ, मंदिर का हुआ। यह करने का प्रयास कर रहे ताकि लोग आपस में भिड़े, तभी इनकी सत्ता चलेगी। अगर हम साथ में बैठेंगे तो वो पार्टी चुन के आने वाली नहीं है, अगर हम आपस में बैठेंगे तो उनका राज बनेगा, इसलिए वो जानबूझ कर कर रहे। विधानसभा के जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, आपका क्या संदेश होगा? मैं आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष अशोक एड़े, माजी सैनिक, इसके माध्यम से आप सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दो। आपने सबको मौका दिया है, एक बार आम आदमी पार्टी को भी देख के देखो। मैं जिस तरह सेना में ईमानदारी और जद्दोजहद से काम किया, मेहनत से किया, उसी तरह मैं आपकी एक सेवा करूंगा। यही एक आपसे दरख्वास्त कर, आने वाले वक्त में झाड़ू इस चिन्ह पर, हमें हमारा चुनाव चिन्ह है झाड़ू, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर हमें निश्चित आपका सेवा करने का मौका दे, यही एक दरख्वास्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कि उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ सवाल कुछ जवाब आपको पसंद आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, नए कैंडिडेट के साथ, नए उम्मीदवार के साथ, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।